तो मैं देख के आया आदि पुरुष, और 8 महीने पहले जो ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये टीजर 3D के अंदर मास्टरपीस लग रहा है, वो बिल्कुल सही है। मूवी मास्टरपीस निकली, VFX टॉप नॉच है, एक्टिंग ऑस्कर लेवल पे और इमोशन तो भर भर के है। पर क्या चाहिए कि ये सब पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। हमारे यूनिवर्स में तो ऐसी मूवीज को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ओम राव जी के पास सब कुछ था, बढ़िया पैसा, परफेक्ट कास्ट, बहुत सारा टाइम और एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट, पर उन्होंने बनाया क्या, एक ह्यूज मेस। आदि पुरुष के मेकर्स का कहना ऐसा है कि ये वाल्मीकि रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंस्पिरेशन सिर्फ बेसिक प्लॉट तक ही सीमित है। इस फिल्म के अंदर कुल मिलाकर सिर्फ तीन ही अच्छी चीजें जिसको लेकर तुम इस फिल्म को चेकआउट कर सकते हो। पहला है इसका म्यूजिक और सॉन्ग्स। सही बताओ तो इसका एक सॉन्ग जय श्री राम वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बाकी तो ठीक ठीक थे, ओके ओके निकल जाते हैं, लेकिन इसका स्कोर भाई साहब अलग ही लेवल पे है। सही बताओ तो संचित अंकित का जो BGM है वही एक चीज है जो कि इस मूवी को थ्रू आउट द रनिंग टाइम बेरेबल बनाती है। दूसरा है 2-3 शॉट और सीक्वेंसेस। मूवी में 2-3 जगह काफी बढ़िया बढ़िया शॉट्स आते हैं, काफी बढ़िया बढ़िया सीक्वेंस आता है जो कि हमें पहले ट्रेलर के अंदर जो दिखाए गए थे, हाँ उतने ही मूवी के अंदर भी है, लेकिन वो देखने में मजा आता है बड़ी स्क्रीन पे। साथ ही में रावण जटायु की जो फाइट होती है उसकी एंडिंग मुझे काफी बढ़िया लगी। सीता हरण वाला पार्ट इस मूवी के अंदर मेरा फेवरेट पार्ट है। रावण जैसे सीता माता को मैनिपुलेट करता है लक्ष्मण रेखा के बाहर आके उनको भिक्षा देने के लिए, वो जो डायलॉग बाजी यहाँ लिखी गई है सिर्फ इस पार्ट के लिए मूवी की राइटिंग बढ़िया हो जाती है और वो पार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीस्ट नहीं, ये लास्ट ही है, ओपनिंग और इसके एंड क्रेडिट्स। तो बेसिकली आदि पुरुष की स्टार्ट तब होती है जब सीता का हरण होता है, तो इसके ओपनिंग क्रेडिट्स में राम जी के जो पूरी जीवन है उसको दिखाया जाता है। तो वो जिस तरीके से दिखाते हैं वो एनिमेशन मुझे पसंद आया, और एंड क्रेडिट्स मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि तब मूवी खत्म हो गई थी, मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा आराम मिला था और ऐसा लग रहा था कि मैं बस मोक्ष को प्राप्ति होने वाला हूँ। अब बात करते हैं उन चीजों के ऊपर जो कि आदि पुरुष को रामायण तो छोड़ दो एक डिसेंट मूवी होने से भी रोकती है। पहला है प्लानिंग। आदि पुरुष के फाइनल प्रोडक्ट को देख के लगता है इसके मेकर्स ने सोचा था कि पूरी मूवी VFX के अंदर बनाएंगे, लेकिन वो लोग इसकी प्रॉपर प्लानिंग करने में फेल हो गए। अब तो ऐसा हो गया कि हम लोग VFX को बाय डिफॉल्ट खराब ही मान रहे हैं, लेकिन CGI कैरेक्टर्स, ओहो पूछो ही मत। CGI कैरेक्टर्स के बीच में कोई भी एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है ही नहीं। अगर तुम सुग्रीव और अंगद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि आखिर सुग्रीव कौन है और अंगद कौन है। मैंने पूरी मूवी देखी है फिर भी मैं सही से बता नहीं सकता, या तो उन्होंने पूरे के पूरे कैरेक्टर सेम ही रख दिए, पूरे जो फीचर्स है वो सेम रख दिए, या फिर मॉडल सेम ले लिया, बस दोनों को कपड़े थोड़े अलग पहना दिए। और वानर कपड़े कौन से पहनते थे। आदि पुरुष मूवी के अंदर जितने भी बैकग्राउंड है वो 100% आर्टिफिशियल है, तो जब फाइट सीक्वेंसेस में वो हमें दिखते तो बहुत ही जारिंग लग रहे थे। जंगल में जब भी कोई फाइट सीक्वेंस होता है और लंबे घास के बीच में कैरेक्टर दौड़ता है तो वो घास कैरेक्टर के आर पार निकल जा रहे थे। एनवायरमेंट्स का कैरेक्टर के ऊपर कुछ खास असर दिख नहीं रहा था। अगर धूप है तो यहाँ धूप नहीं है और शेडो नहीं है, बाकी तुम समझ ही गए होगे। इन 8 महीनों में जो उन्होंने कलर ग्रेडिंग वाला चेंज किया था जो कि हमें ट्रेलर में भी दिख रहे थे, वो मूवी में सिर्फ लास्ट की फाइट में सीमित है, जो कि हमें दिखता ही नहीं है। एक तो मैं 3D में देख रहा था, ऊपर से वो स्क्रीन काली, चश्मा काला, मुझे सिर्फ काला काला दिख रहा था। एक प्रॉपर प्लानिंग और विजुअलाइजेशन ना होना इसके एक्शन सीक्वेंस में भी दिख के आ रहा था। फाइटिंग सीक्वेंसेस में सेंस ऑफ स्केल, सेंस ऑफ डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं था, हद से ज्यादा चौपी था और इतने ज्यादा स्लोमोस थे कि अगर हम मूवी के अंदर से सिर्फ स्लोमो हटा दे तो मूवी का रनिंग टाइम 40 मिनट से कम हो जाएगा। ये बैड एक्शन कोरियोग्राफी थ्रू आउट द मूवी कांस्टेंट है। राम का तुम इंट्रोडक्टरी सीन ले लो, बाली वर्सेस सुग्रीव वाली फाइट ले लो जो कि पूरी मूवी में वर्स्ट सीक्वेंस है। बाकी सीक्वेंसेस को याद ना ही करे तो ही बेहतर है। सही बताओ अगर थिएटर में मेरे पास स्किप बटन होता तो मूवी 1 घंटे में ही खत्म हो जाती, क्योंकि इसमें देखने लायक उतनी ही चीजें थी। दूसरा है इसकी राइटिंग। इस फिल्म के डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर राइटिंग इस साल की सबसे वर्स्ट लिखी गई चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने रामायण प्रेजेंट करने के लिए रामायण के अंदर जितने भी एपिक मोमेंट्स थे उनको निकाल दिया। जो ओवरऑल प्लॉट है उसके पीक मोमेंट्स को चेंज कर दिया, मोटिवेशंस चेंज कर दिए, रीजंस चेंज कर दिए। इसको ऐसा बना दिया कि पूरे 3 घंटे के अंदर एक भी बार चिल्लाने का मन नहीं कर रहा था। इन्होंने बाली वर्सेस सुग्रीव जैसी कॉम्प्लेक्स फाइट को, इतने डिलेमा वाले फाइट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। प्रभु श्री राम के सामने जब बाली का वध करने का समय आया था तो उनके सामने क्या डिलेमा था, उनके दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी, क्या बाली को मारना सही भी था या नहीं। लेकिन इनकी राइटिंग ने ये सब सोचा ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट बाली को ईवल दिखा दिया, बात खत्म। अगर तुम इनके संजीवनी बूटी कैसी दिखती है इसका एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना तो तुम करोगे क्या, घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स का एक्सट्रैक्शन 2 देखोगे। सुनो, पास आओ, ध्यान से सुनो। आदि पुरुष के अनुसार संजीवनी बूटी दिखती है
संजीवनी बूटी जैसी। ये चीज मैं मजाक में नहीं कह रहा, वहाँ पे लिटरली यही चीज कही गई है। और एक बात बताओ, यहाँ पे इस इतनी बड़ी सागा में विभीषण की वाइफ कहाँ से आ गई और सुषेण वैद्य कहाँ गए जिन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। हनुमान जी को सिंपल से जाल में पकड़ रहे हैं, अशोक वाटिका के अंदर से वाटिका गायब है, इंद्रजीत को फ्लैश दिखा रखा है और उसको मारा कैसे था, हाँ टार्जन द वंडर कार में जैसे उसके पापा को मारा था वैसे उसको बेटे को मार दिया। ये रेफरेंस तो मैं तभी समझ में आएगा जब तुम मूवी देखोगे, और अगर तुम्हें समझ में आया तो नीचे कमेंट्स में बताओ। फ्लैश दिखा रहे हैं, चलो ये तो फिर भी बैड चॉइसेस थी, लेकिन इसके डायलॉग्स तुम ही सुनो। जब इंद्रजीत बजरंग के पूंछ में आग लगाने वाला होता है तो पता है इंद्रजीत क्या कहता है, चली जिसकी जलती है उसको पता रहता है। उस पे बजरंग क्या कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। जब बाली और सुग्रीव की फाइट चल रही होती है तब सुग्रीव बाली से बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे होते हैं, तो पता है शेष क्या कहते हैं, ये तो फिसड्डी है। बजरंग जब लंका से लौटते हैं तो पता वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। क्या भाई ये डायलॉग आज के समय में सेंस बनाती है, उस समय लंका लगा देने का मतलब ही क्या हो गया, कोई सेंस है इस बात में। आदि पुरुष के डायलॉग क्रिंज होने के साथ साथ शुद्ध हिंदी और मॉडर्न हिंदी के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं। कभी कभी इतने मॉडर्न हो जा रहे थे कि बाप और भारत जैसे वर्ड यूज कर रहे थे। अगर ये आपका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है तो रहने दो फिर। तीसरा है इसकी डायरेक्शन। अब मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि तानाजी के डायरेक्टर थे अजय देवगन, ओमरौत नहीं। सबसे पहले तो सभी कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं है। राम नहीं लग रही, सीता नहीं लग रही, लक्ष्मण रावण कोई भी अपने मेन कैरेक्टर जैसा लग ही नहीं रहा है। और ये नाम चेंज करने का क्या तुक जिसकी वजह से बहुत सारी एपिक चीजें रह जाए। अगर मान लो तुम्हारे मेन कैरेक्टर का नाम ही तुमने राघव बता दिया है तो जो समुद्र मंथन में जो पत्थर पे राम लिखने वाला मोमेंट है वो आएगा ही नहीं। सोचिए देखो एक बार। और इन लोगों ने उस सीन को इस फिल्म में जैसे दिखाया है, सर पे हाथ रखने का मन कर रहा था। एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर जो सोने की लंका हमें दिखाई है वो काली है। चलो कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिव चॉइस है, पर एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लंकेश एक वॉर लड़ने जा रहे हैं पर ना उनके पास एक रथ है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। चलो वानर सेना की तो बात समझ में आती है, लेकिन लंकेश उसके तो खुद के शहर में फाइट हो रही है। क्या उसके पास एक रथ घोड़ा कुछ भी नहीं था? वो खुद अपने चमगादड़ पे आ रहा है लड़ने। और चमगादड़ पे रामायण के इतने बड़े एपिक बैटल में कुल मिला के दोनों तरफ से सिर्फ 3 ही मेन कैरेक्टर पे फोकस किया है। राम जी की तरफ से हो गए राम, लक्ष्मण, हनुमान और बस। और रावण की तरफ से हो गए खुद रावण, एक उनका बेटा इंद्रजीत, एक कुंभकर्ण थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए उनका सेनापति। वो आते हैं चुटकी बजाया जाए। एक थोड़ा रावण ही था जिसकी अच्छी खासी फाइट हमें देखने को मिली। बताओ इतनी बड़ी एपिक बैटल है जहाँ पे एक एक कैरेक्टर के ऊपर पूरी कैरेक्टर स्टडी लिखी जा सकती है, पूरी बुक लिखी जा सकती है, पर हमें ना उनके ग्लिम्स दिखाए गए, बस बीच में एडिटिंग और फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स हमें बस थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ या फिर मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ इसकी फाइनल बैटल में, जहाँ पे राघव और लंकेश की फाइट हो रही है। फाइट काफी देर तक चल रही थी, लेकिन फिर डायरेक्टर साहब को याद है कि मेरा तो बजट खत्म हुआ है वहाँ पे, तभी उन्होंने तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर फाइट खत्म करी, तुरंत ही जानकी राघव से भी मिल गई और कहानी खत्म, क्रेडिट्स आना चालू हो गए। और ये सब होता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट। यहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि राघव ने लंकेश के नाभि में बाण क्यों मारा। बाकी ऐसी ऐसी चीजों के एक्सप्लेनेशन है जिसके कोई लेना देना ही नहीं है। मेन चीज उन्होंने छोड़ दी। अरे मूवी खत्म करनी थी ना, बजट खत्म हो गया था, समझो। तो ओवरऑल कहूँ तो अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। शुक्र है कि ये रिलीज हुआ, उसके देखने का टेंशन खत्म हुआ। अगर तुम्हें बहुत ही बढ़िया बीजीएम 300-350 रुपए देकर हॉल में देखने का मन है तो तुम इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। तुम मेरे फ्लैश 2 के ये वाला रिव्यू चेकआउट कर सकते हो जहाँ मैंने फ्लैश की मूवी कैसी निकली वो उसके बारे में बताया। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। वो क्या है ना, अगली वीडियो और अच्छी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है।